इकाई 1 यूरोप में समाजशास्त्र का उदय। इकाई की रूपरेखा। उद्देश्य 1.2 प्रस्तावना। समाज के उदय की पृष्ठभूमि। समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि। प्रबोधन युग। यूरोपीय समाज का स्वरूप तथा उसके परिवर्तन। समाजशास्त्र का उदय। सामाजिक परिस्थितियां। वाणिज्यिक क्रांति। बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार। नए वर्ग का उदय। वैज्ञानिक क्रांति। विज्ञान के सामाजिक प्रकार। मध्यकाल में विज्ञान की स्थिति। पुनर्जागरण काल। काल्पनिक संस्कार। पुनर्जागरण युग के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन। भौतिकी तथा गणित में प्रयोग। जीव विज्ञान तथा विकासवाद का सिद्धांत। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप। फ्रांसीसी समाज के राजनीतिक पहलू। फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू। फ्रांस में भौतिक विकास का सिलसिला। महत्वपूर्ण घटनाएं। औद्योगिक क्रांति। नए अन्वेषण। समाज और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण विषय। समाजशास्त्र के उदय की धारा पर लक्षित बौद्धिक प्रभाव। इतिहास का दर्शन। विकास के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत। सामाजिक परिस्थितियों के सर्वेक्षण। सारांश। शब्दावली। कुछ उपयोगी पुस्तकें। बोध प्रश्नों के उत्तर। 1.4 उद्देश्य। इस इकाई में यूरोप में समाजशास्त्र के उदय पर विचार किया गया है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आपके लिए संभव होगा समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि की व्याख्या करना। 14वीं शताब्दी से लगभग 18वीं शताब्दी तक यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख करना। फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांतियों की मुख्य विशेषताओं का विवरण करना। समाजशास्त्र के उदय को प्रभावित करने वाले तत्कालीन मुख्य वैचारिक प्रवृत्तियों की व्याख्या करना। प्रस्तावना। यह समाजशास्त्रीय सिद्धांत पाठ्यक्रम ESO 13 के खंड 1 की पहली इकाई है। इसमें बताया जाएगा कि समाजशास्त्र के उदय और 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोप की सामाजिक एवं वैचारिक परिस्थितियों के बीच क्या संबंध है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ। इसलिए उस समय यूरोप में विद्यमान सामाजिक एवं बौद्धिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है। इस परस्पर संबंध को भली प्रकार समझ लेने से समाजशास्त्र के संस्थापकों के विचार बेहतर ढंग से समझने में आपको सुविधा हो। इन प्रमुख समाजशास्त्रियों और उनके विचारों पर आगे की इकाइयों में विवेचना की गई है। भाग 1.2 में समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि दी गई है। समाजशास्त्र के उदय से पूर्व यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को समझाने के लिए भाग 1.3 में हमने आपको 14वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में हुए वाणिज्यिक क्रांति तथा वैज्ञानिक क्रांति का संक्षिप्त परिचय दिया है। इसके पश्चात उस युग की दो अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति की चर्चा की गई है। यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति तथा वैज्ञानिक क्रांति के बाद हुई इन क्रांतियों का समाजशास्त्र के मुख्य मुद्दों पर अमिट प्रभाव पड़ा। इन पहलुओं की चर्चा भाग 1.4 तथा 1.5 में की गई है। भाग 1.6 में आपको यह जानकारी दी गई है कि प्रबोधन इनलाइटनमेंट के बाद विभिन्न बौद्धिक सिद्धांतों ने समाजशास्त्र के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया। 1.2 समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि। यूरोप में समाजशास्त्र के उदय को समझने के लिए हमें समाज और विचारों के बीच संबंध को समझना होगा। किसी युग की सामाजिक परिस्थितियों तथा तत्कालीन विचारों के बीच सदैव संबंध हुआ करता है। इन विचारों की उस समय में प्रधानता होती है। आइए उदाहरण के तौर पर हम अपने देश के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इन संबंध की व्याख्या करें। ब्रिटिश शासन में भारतीय जन समुदाय को उपनिवेशवाद के सभी कुप्रभावों को झेलना पड़ा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हर दृष्टि से भारतीयों का शोषण, दमन एवं अपमान किया जाता था। साथ ही उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग के लोगों को यूरोप के उदारवादी तथा क्रांतिकारी सामाजिक चिंतन की जानकारी भी मिली। उपनिवेशवादी शोषण से विक्षुब्ध होकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग किया तथा उनके विरुद्ध अभियान चलाया। इस तरह ब्रिटिश शासन के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। सांस्कृतिक रंगमंच, गीत, साहित्य आदि में स्वतंत्रता की भावना व्याप्त हो गई।
प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि, जो दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में दिखाया जा चुका है, उस समय के परिवर्तनों को दर्शाता है। अतः यह स्पष्ट है कि विचारों का मूल आधार अनिवार्यतः सामाजिक परिवेश में ही होता है। 1.2.1 प्रबोधन युग। हमें समाजशास्त्र के उदय को भी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि में समझना होगा। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित विचारों की जड़ें उन सामाजिक परिस्थितियों में हैं जो उस समय यूरोप में मौजूद थी। अतः एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उदय के प्रारंभिक चिन्ह हमें यूरोपीय इतिहास के उस काल में तलाशने होंगे जिसमें फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के रूप में इतने व्यापक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन हो। यूरोपीय समाज में परिवर्तन का यह दौर प्रबोधन युग, इनलाइटनमेंट पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना निश्चित रूप से व्यक्त हुई। प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इससे यथार्थ ही नई सृष्टि और उसके चिंतन के नए तरीकों ने जन्म लिया। लोग जीवन के हर पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे तथा इस समय धर्म, सरकार या राजा की कही बात को अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। यह विश्वास किया गया कि प्रकृति तथा समाज दोनों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। मनुष्य अनिवार्यतः तार्किक प्राणी है। तर्कपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित समाज मनुष्य को अपनी अनंत क्षमताओं को पहचानने में अधिक सहायक सिद्ध होता है। ऐसे विचारों की जड़ें यूरोप में विज्ञान तथा वाणिज्य के विकास में निहित थी। वाणिज्यिक क्रांति तथा वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप एक नया दृष्टिकोण पनपा तथा यह फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांतियों के दौरान पुष्ट हुआ। इस नए दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की नींव पड़ी। यूरोपीय समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समाज का अध्ययन करना होगा जो परंपरागत यूरोप में अर्थात प्रबोधन युग से पूर्व वहां मौजूद था। 1.2.2 यूरोपीय समाज का स्वरूप तथा उसमें परिवर्तन। प्राचीन यूरोप का स्वरूप परंपरावादी था। उसकी आर्थिक व्यवस्था में भूमि को केंद्रीय स्थान प्राप्त था। सामंत भूमि के मालिक थे तथा किसान भूमि पर काम करते थे। समाज दो वर्गों में बटा था और उनका विभाजन एकदम शीशे की तरह साफ था। धर्म समाज का आधारभूत सिद्धांत था। धर्मगुरु जैसे पादरी ही यह तय करते थे कि क्या नैतिक है और क्या नहीं। परिवार तथा नातेदारी संबंधों का मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान था। राजतंत्र की जड़ें समाज में बहुत गहरी जमी हुई थी। ऐसी मान्यता थी कि ईश्वर ने ही राजा को लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो नया यूरोप उभर कर सामने आया उसने प्राचीन यूरोप के हर मुख्य पहलू को चुनौती दी। फलस्वरूप वर्गों का पुनर्गठन हुआ। पुराने वर्ग ध्वस्त हो गए तथा नए वर्गों ने जन्म लिया। धर्म को चुनौती दी जाने लगी। धर्म का महत्व पहले से कम हो गया। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान वैचारिक आस्थाओं ने ले लिया। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया। अंततः राजतंत्र की समाप्ति हुई और लोकतंत्र का आगमन हुआ। समाज की सभी मुख्य धाराओं, धर्म, समुदाय, सत्ता, संपादकीय आदि की नई व्याख्याएं होने लगी और उन्हें नए संदर्भ मिलने लगे। वर्तमान तथा अतीत के बीच अंतर साफ हो गया कि कुलीन वर्ग के लोगों के लिए वर्तमान भयावह हो गया क्योंकि उनके जान माल के लिए खतरे पैदा हो गए थे, जबकि किसानों के लिए वर्तमान अत्यंत सुखद था क्योंकि उन्हें नए अवसर तथा नई शक्तियां प्राप्त हो रही थी। इस प्रकार आपने देखा कि सब लोग इस परिवर्तन से प्रभावित हो रहे थे। यूरोप में हो रहे इन परिवर्तनों का महत्व हम कितना भी आके वह कम होगा। आपकी जानकारी के लिए अगले भाग में हमने इनकी विस्तार से चर्चा की है। 3 समाजशास्त्र का उदय, सामाजिक परिस्थितियां। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप उस समय फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांतियों के कारण अनंत परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। सच तो यह है कि समाजशास्त्र को नए औद्योगिक समाज का विज्ञान माना जा सकता है, किंतु फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति का ब्यौरा देने से पूर्व आपको यूरोप में 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुई वाणिज्यिक
क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांति से अवगत कराना उचित होगा। यूरोप में इन्हीं दो क्रांतियों का काल पुनर्जागरण काल, रिनेसांस कहलाया। इस युग में कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, मूर्तिकला आदि सभी विषयों को नया जीवन मिला। 1.3.1 वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति का संबंध सन 1450 से लगभग 1800 के बीच हुए घटनाक्रम से है। मध्यकालीन यूरोप की अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बहुत सीमित थी। इन घटनाओं ने मध्यकालीन यूरोप की एकदम ठहरी हुई तथा जड़ अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील और विश्वव्यापी प्रणाली के रूप में प्रदान किया। वाणिज्यिक क्रांति का अभिप्राय 15वीं शताब्दी के बाद हुए व्यापार तथा वाणिज्य के विस्तार से है। यह विस्तार इतना व्यापक तथा सुव्यवस्थित था कि इसे क्रांति का नाम दिया गया। यह विस्तार वास्तव में कुछ यूरोपीय देशों द्वारा अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए प्रयासों का परिणाम था। ये देश थे पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड और इंग्लैंड। आइए अब हम वाणिज्यिक क्रांति के महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करें, जैसे नए देश की खोज तथा उन पर विजय। भारत, चीन जैसे प्राच्य अथवा पूर्वी देशों के साथ यूरोप का व्यापार स्थल मार्ग से होता था। इटली के उत्तरी शहर वेनिस तथा जिनेवा व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इटली के उत्तरी शहर वेनिस तथा जिनेवा व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इटली पर व्यापार के एकाधिकार के कारण मसालों, रेशम आदि पूर्व देशों से आयातित माल के मूल्य बहुत ऊंचे थे। इसलिए पुर्तगाली तथा स्पेन पूर्वी देशों के लिए ऐसे मार्ग की तलाश में थे जो इटली के नियंत्रण से मुक्त हो। इस प्रकार स्थल मार्ग की बजाय समुद्री मार्गों की ओर ध्यान दिया गया। पुर्तगाली समुद्री यात्राओं तथा नई खोजों में कुशल माने जाते थे। आपको मालूम ही होगा कि वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिणी तट से होता हुआ 1498 ईस्वी में भारतीय तट पर उतरा था। इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस भी स्पेन के राजा तथा महारानी के संरक्षण में भारत की खोज पर निकला था, किंतु वह उत्तरी अमेरिका जा पहुंचा। अमेरिका की इस संयोगमय खोज से स्पेन को बहुत लाभ हुआ। इससे अमेरिका पर स्पेन के साम्राज्य की नींव पड़ी। ब्रिटेन, फ्रांस तथा हॉलैंड भी स्पेन और पुर्तगाल का अनुसरण करने लगे। इसके फलस्वरूप भारत और अफ्रीका के कुछ भाग, मलक्का, स्पाइस आइलैंड, वेस्ट इंडीज व दक्षिण अमेरिका पर स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड का आर्थिक नियंत्रण हो गया। व्यापार ने विश्वव्यापी उद्यम का रूप ले लिया। इसी बीच इटली के शहरों का एकाधिकार समाप्त हो गया। यूरोपीय मंडियों में पूर्व से मसाले और कपड़ा, उत्तरी अमेरिका से तंबाकू, दक्षिण अमेरिका से चॉकलेट, कोको और कुनीन तथा अफ्रीका से हाथी दांत जैसी वस्तुएं खूब पहुंचने लगी। इसके अतिरिक्त अफ्रीका से लोगों को दास बनाकर भी लाया जाने लगा। अमेरिका की खोज के बाद व्यापार का क्षेत्र और फैल गया। शुरू में दूसरे देशों से मसाले तथा कपड़ा आदि अधिक मंगाए जाते थे, किंतु बाद में इस सूची में सोना और चांदी भी जुड़ गए। वाणिज्यिक क्रांति की ओर और आगे बढ़ने से पुर्तगाल तथा स्पेन की स्थिति कमजोर हो गई। यूरोप और विश्व में इंग्लैंड, हॉलैंड तथा फ्रांस का प्रभुत्व बढ़ गया। बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार। बैंकिंग का विकास वाणिज्यिक क्रांति का एक प्रमुख पहलू था। ऋण सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिससे व्यापारियों के लिए समूचे यूरोप में व्यापार करना सरल हो गया। 18वीं शताब्दी में चेक का आविष्कार हुआ। सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर कागज की मुद्रा का चलन हो गया। कंपनियों का विकास। व्यापार तथा वाणिज्य में लगातार वृद्धि को देखते हुए नए प्रकार के व्यापार संगठनों की आवश्यकता महसूस होने लगी। 16वीं शताब्दी में नियमित
नियमित कंपनियां अस्तित्व में आई। ये कंपनियां अपने अपने उद्यमों में सहयोग के लिए इकट्ठे हुए व्यापारियों के संघ थे। 17वीं शताब्दी में संयुक्त पूंजी कंपनियों का उदय हुआ। इस व्यवस्था में पूंजी के शेयर ऑफ कैपिटल अनेक निवेशकों में बटे रहते थे। इनमें से कुछ कंपनियां चार्टर्ड कंपनियां थीं, जिन्हें सरकार की ओर से क्षेत्र विशेष में व्यापार के एकाधिकार की गारंटी मिली हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उच्च ईस्ट इंडिया कंपनी इसी प्रकार की कंपनियां थीं। नए वर्ग का उदय। जैसा कि इस भाग में पहले संकेत किया जा चुका है कि इस युग की एक प्रमुख विशेषता मध्यम वर्ग के हाथों में आर्थिक सत्ता का पहुंचना था। 17वीं शताब्दी के अंत तक लगभग सभी यूरोपीय देशों में मध्यम वर्ग प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभर चुका था। इनमें व्यापारी, बैंकर, जहाज मालिक, पूंजी निवेशक आदि शामिल थे। इस स्तर पर आर्थिक शक्ति ही उनकी मुख्य ताकत थी। इस इकाई के बाद यह बताया जाएगा कि किस तरह से 19वीं शताब्दी में यह वर्ग राजनीतिक दृष्टि से भी शक्तिशाली बन गया। विश्व का यूरोपीयकरण। यूरोपीयकरण शब्द का से हमारा अभिप्राय अन्य देशों द्वारा यूरोपीय तौर तरीकों तथा संस्कृति को अपना लिए जाने से है। व्यापारियों, मिशनरियों और अमेरिकी क्षेत्रों पर विजय ने अमेरिका में यूरोपीकरण में सहयोग दिया। बाद में उपनिवेशवाद के कारण एशिया तथा अफ्रीका में भी इस प्रक्रिया का प्रभाव हुआ। इस काल में राजतंत्र मजबूत हुआ, धर्म का प्रभाव कम हुआ और मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह यूरोपीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत थी, जो उपनिवेशवाद के साथ शिखर पर पहुंच गई। इस प्रकार यूरोप को आर्थिक विस्तार के क्षेत्र में आर्थिक विस्तार के नए क्षेत्र मिल गए और उसका आर्थिक प्रभुत्व सारे संसार तक फैल गया। वैज्ञानिक क्रांति। इस भाग में हमने मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र विज्ञान में हुए विकास तथा परिवर्तन का अध्ययन किया है। पुनर्जागरण काल में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति हुई। इस वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव से न केवल मनुष्य के भौतिक जीवन में परिवर्तन हुआ, बल्कि प्रकृति और समाज के प्रति मनुष्यों के विचार में भी बदलाव आया। सर्वप्रथम हमें स्पष्ट करना है कि विज्ञान के इतिहास से हमारा क्या अभिप्राय है, जिसका कि इस भाग में उल्लेख आएगा। विज्ञान के ऐतिहासिक का अर्थ घटनाओं और उनकी तिथियों की सूची मात्र ही नहीं है। यह एक ओर समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति और दूसरी ओर विज्ञान के बीच आदान प्रदान का वृत्तांत है। विज्ञान का अध्ययन उसके सामाजिक संदर्भ अथवा पृष्ठभूमि से अलग करके नहीं किया जा सकता। आइए विज्ञान के सामाजिक प्रकारों की चर्चा करें। विज्ञान के सामाजिक प्रकार। विज्ञान का विकास समाज से अलग होकर नहीं होता, बल्कि यह मानवीय आवश्यकताओं की प्रक्रिया में ही विकसित होता है। उदाहरण के लिए अनेक प्रकार के टीके, वैक्सीन्स यूं ही तैयार नहीं हो गए, बल्कि बीमारियों का इलाज करने की आवश्यकता होने पर उनका विकास किया गया। समाज के भौतिक जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ विज्ञान का विचारों से गहरा संबंध है। समाज में विद्यमान सामान्य बौद्धिक वातावरण विज्ञान के विकास को प्रभावित करता है। इसी प्रकार विज्ञान में नई प्रगति से अन्य क्षेत्रों में लोगों के दृष्टिकोण तथा आस्थाओं में परिवर्तन आ जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। आपको यह बराबर बताया जाएगा कि किस प्रकार नए वैज्ञानिक विचारों ने विद्वानों को समाज के बारे में नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया। यूरोप में समाजशास्त्र के उदय में विज्ञान द्वारा विकसित विचारों तथा खोजों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मध्यकाल में विज्ञान की स्थिति। जैसा कि हमने पिछले भाग में बताया है, मध्यकालीन समाज में सामंतवादी व्यवस्था हावी थी। सत्ता और ज्ञान का केंद्र बिंदु धर्म था।
शिक्षा मुख्यतः धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में ही दी जाती थी। धर्म की रूढ़ियों तथा विश्वासों को चुनौती देना कठिन था। ऐसे वातावरण में नए तथा साहसिक विचारों का उभरना असंभव सा था। इसलिए इस युग में विज्ञान की प्रगति की उपयोगिता केवल उत्पादन के तकनीकों को सुधारने तक सीमित थी। पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक क्रांति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे विज्ञान के क्षेत्र में व्याख्या और समालोचन के युग का सूत्रपात हुआ। यह अतीत से एक स्पष्ट विच्छेद था और प्राचीन सत्ता के लिए एक चुनौती थी। आइए अब हम इस काल में कला और विज्ञान की प्रमुख घटनाओं पर दृष्टिपात करें। चित्रकला। इस युग में कला, साहित्य तथा विज्ञान सभी का विकास हुआ। प्रकृति और मानव शरीर के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुए। यह तथ्य उस काल के उन चित्रों में झलकता है जिनमें प्रकृति तथा मानव शरीर की सूक्ष्मताओं को चित्रित किया गया था। चिकित्सा में जांच पड़ताल के लिए मृत मानव शरीर की चीर कृति दे दी गई। डॉक्टरों और चिकित्सकों ने शरीर की रचना का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किया। इस प्रकार शरीर की रचना विज्ञान, एनाटॉमी, शरीर क्रिया विज्ञान, साइकोलॉजी तथा रोग विज्ञान, पैथोलॉजी की पर्याप्त प्रगति हुई। रासायनिकी का एक सामान्य सिद्धांत विकसित हुआ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन, आश्वन, डिस्टिलेशन, सम्मिश्रण जैसी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया। समुद्र यात्रा तथा खगोल विद्या। वास्को डी गामा 1498 में भारतीय तट पर पहुंचा। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। आपको स्मरण होगा कि यही व्यापार के विस्तार तथा उपनिवेशवाद के प्रारंभ का युग था। इसी समय खगोल विद्या में भी लोगों की रुचि बढ़ी क्योंकि इस विद्या की समुद्र यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका थी। कोपरनिकस क्रांति। डच वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस का सिद्धांत प्राचीन विचारधारा की समूची परंपरा से पहला प्रमुख विच्छेद था। यह आम धारणा थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य तथा अन्य नक्षत्र आदि उसके चारों ओर घूमते हैं। इसे भूकेंद्रिक सिद्धांत कहा जाता है। किंतु कोपरनिकस का विचार भिन्न था। उसके विस्तृत व्याख्याओं की सहायता से यह सिद्ध किया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। यह सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहलाता है। कोपरनिकस के योगदानों को क्रांतिकारी माना जाता है क्योंकि उससे ब्रह्मांड के प्रति विचारधाराओं में आमूल परिवर्तन हो गया। जब मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र नहीं बल्कि उसका एक अंश मात्र समझा जाने लगा। सारांश यह है कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान ने मनुष्य और प्रकृति के प्रति नए दृष्टिकोण को जन्म दिया। प्राकृतिक वस्तुएं निरीक्षण तथा परीक्षण का विषय बन गई। कोपरनिकस क्रांति ने उस आधार को ही धराशायी कर दिया जिस पर पुराना विश्व खड़ा था। आइए अब हम पुनर्जागरण युग के बाद में हुए कुछ वैज्ञानिक परिवर्तनों का अवलोकन करें। पुनर्जागरण युग के बाद के महत्वपूर्ण परिवर्तन। यहाँ हमने वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में उपजे नए परिप्रेक्ष्यों एवं तरीकों से प्रेरित हुई नवीन विकास धारा का वर्णन किया है। भौतिकी तथा गणित में प्रयोग। गैलीलियो गैलीली 1569 से 1642, जोहानिस केपलर 1571 से 1630 तथा बाद में आइजैक न्यूटन 1642 से 1727, जिसने भौतिकी वैज्ञानिकों तथा गणितज्ञों की उपलब्धियों से विज्ञान के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इससे प्रायोगिक पद्धति एक्सपेरिमेंटल मेथड को प्राथमिकता मिलने लगी। इसके फलस्वरूप पुराने विचारों को चुनौती दी गई तथा वैकल्पिक विचार सुझाए गए। ये वैकल्पिक विचार सिद्ध हो जाने पर और बार बार परीक्षण में सफल हो जाने पर स्वीकृत कर लिए जाते थे। ऐसा ना होने पर नए समाधान खोजे जाते थे। इस प्रकार वैज्ञानिक विधियों को सबसे सही और निष्पक्ष माना जाने लगा। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उदय का अध्ययन करते समय यह स्पष्ट
होगा कि समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग को किस तरह से सही बताया गया है। जीव विज्ञान तथा विकासवाद का सिद्धांत। जैसा कि पहले बताया गया है, मृत मानव शरीर की चीरफाड़ से शारीरिक संरचना और क्रिया को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली। विलियम हार्वे 1578 से 1657 ने रक्त के प्रवाह की खोज की। इससे कई प्रकार के नए चिंतन को बल मिला। मनुष्य के शरीर को अब एक दूसरे से जुड़े अवयवों और परस्पर संबंध प्रणालियों के संदर्भ में देखा जाने लगा। इस नए ज्ञान का कॉम्ट, स्पेंसर, दरखाइम तथा अन्य विद्वानों के सामाजिक चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आइए अब हम जीव विज्ञान के एक अत्यंत रोचक योगदान की चर्चा करें, जिसने उस समय के समाज को उत्तेजित कर दिया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ने 1859 में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की। यह पुस्तक उनके विश्व भर में 5 वर्ष लंबे भ्रमण के अनुभवों पर आधारित थी। डार्विन ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पृथ्वी पर उपलब्ध सीमित संसाधनों के उपभोग के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे से होड़ करते रहते हैं, इसलिए सर्वोपयुक्त का जीवित रहना प्राकृतिक नियम है। कुछ जीव ऐसी विशेषताएं विकसित कर लेते हैं जिनके कारण उनका अस्तित्व बना रहता है, जबकि अन्य जीव स्पीसीज लुप्त हो जाते हैं। डार्विन ने मानवीय विकास का अध्ययन किया, जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन 1863 में किया गया है। उसने कहा कि मनुष्य का पूर्वज बंदर जैसा प्राणी था, जिसका अनेक शताब्दियों में मनुष्य के रूप में विकास हुआ है। इस पुस्तक ने समाज को उत्तेजित कर दिया, इससे पहले यह माना जाता था कि ईश्वर ने अपनी ही छवि में मनुष्य की रचना की है। रूढ़िवादियों ने इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है, किंतु डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली। विकासवादी विचारकों, विशेषकर हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सिद्धांत को सामाजिक जगत पर लागू किया। स्पेंसर का मत था कि न केवल जीव बल्कि समाज का भी निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर विकास होता है। अब तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वाणिज्यिक क्रांति तथा वैज्ञानिक क्रांति ने किस प्रकार परिवर्तनकारी शक्तियों को गति दी। अब फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के मुख्य पहलुओं की चर्चा की जाएगी। इन दोनों क्रांतियों ने ऐसी सामाजिक परिस्थितियां पैदा की जिसके फलस्वरूप समाजशास्त्र का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता तथा समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास को नया मोड़ देने वाली घटना सिद्ध हुई। इस क्रांति ने सामंतवाद के युग को समाप्त करके नई समाज व्यवस्था का सूत्रपात किया। हमने यहाँ इस क्रांति की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि उस समय यूरोप में किस प्रकार की उथल पुथल थी। इस क्रांति से केवल फ्रांसीसी समाज में ही नहीं बल्कि समूचे यूरोप समाज में दूरगामी परिवर्तन हुए। और तो और अन्य महाद्वीप के देश जैसे भारत भी इस क्रांति के उपजे विचारों से अछूते नहीं रहे। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता जैसे विचार जो अब हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। आइए सबसे पहले इस क्रांति के कुछ पहलुओं की समीक्षा करें। फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप। फ्रांसीसी समाज सामंतवादी संपत्ति समूहों, स्टेटों में बटा हुआ था। सामंतवादी फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट थे। सामंतवादी यूरोपीय समाजों में स्टेट संस्तरण की एक प्रणाली है, जिसके आधार पर एक वर्ग या स्टेट दूसरे वर्गों से स्तर, अधिकार, प्रतिबंधों आदि की दृष्टि से अंतर स्पष्ट होता है। प्रथम संपत्ति समूह या स्टेट, इसमें धर्म नेता शामिल थे। यह समूह भी आगे विभिन्न स्तरों पर विभाजित था, जिसमें कार्डिनल, आर्कबिशप, बिशप, एबट आदि कहा जाता था। जिन्हें कार्डिनल, आर्कबिशप, बिशप
आदि कहा जाता था। ये बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और वास्तव में धर्म की ओर बहुत कम ध्यान देते थे। सच तो यह है कि उनमें कुछ लोगों को धार्मिक जीवन के बजाय राजनीतिक जीवन अधिक पसंद था। उनकी अधिकतर समय मद्यपान, जुआ आदि विलासितापूर्ण गतिविधियों में बीतता था। उच्च धर्म नेताओं की तुलना में छोटे स्तर के पादरियों को अधिक काम करना पड़ता था तथा निर्धनता की मार झेलनी पड़ती थी। दूसरा संपत्ति समूह या स्टेट, इस वर्ग में नोबल थे। नोबल की दो श्रेणियां थी। पहली श्रेणी में नोबल शस्त्रों से तथा दूसरी श्रेणी में नोबल वस्त्रों से पहचाने जाते थे। पहले श्रेणी में नोबल बड़े बड़े भूस्वामी थे। वे सैद्धांतिक रूप से जनता के रक्षक थे, किंतु वास्तव में वे शोषक थे और सारा काम किसानों से लेते थे। वे बड़ी शान शौकत की जिंदगी बसर करते थे और फिजूल खर्ची उनकी पहचान थी। वे खुद कोई काम नहीं करते थे। उनकी तुलना भारत के सामंती जमींदारों से की जा सकती है। दूसरी श्रेणी के नोबल जन्म से नोबल नहीं थे, बल्कि उन्हें नोबल की पदवी दी जाती थी। वे मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश थे। इनमें से कुछ लोग उदार तथा प्रगतिशील थे, क्योंकि वे आम लोगों के तीसरे संपत्ति समूह से ही उन्नति करके इन पदों पर पहुंचे थे। तीसरा संपत्ति समूह या स्टेट, समाज के शेष लोग इस तीसरे वर्ग में शामिल थे। इनमें किसान, व्यापारी, कारीगर तथा अन्य लोग थे। धर्म नेताओं तथा नोबल वर्ग की तुलना में किसानों की अवस्था बदतर थी। किसान रात दिन परिश्रम करते थे और उन्हें भारी कर भी देना पड़ता था, जिससे वे कठिनाइयों से गुजर बसर कर पाते थे। वे ही पूरे समाज के लिए अन्न उपजाते थे, परंतु सरकार की ओर से कोई संरक्षण न होने के कारण उनका जीना दुभर था। राजा भी अन्य दो वर्गों अर्थात धर्म नेता तथा नोबल को खुश करने के लिए इस तीसरे वर्ग का शोषण करता रहता था। किसान उनके सामने एकदम लाचार थे, जबकि धर्म नेता तथा नोबल राजा की जी हुजूरी करते थे। किसानों के मुकाबले मध्य वर्ग की दशा काफी बेहतर थी। बर्जुआ कहलाने वाले इस वर्ग में व्यापारी, बैंकर, वकील, उत्पादक आदि शामिल थे। ये लोग भी तीसरे समूह में थे। 1720 से 1789 के दौरान शासन की निर्धनता के कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे कि मध्यम वर्ग को नुकसान की बजाय लाभ हुआ। उन्होंने इस मूल्य वृद्धि का भरपूर फायदा उठाया। तब तक फ्रांसीसी व्यापार में भी विस्तार होने लगा था, जिसके कारण वाणिज्यिक वर्गों को बहुत लाभ हुआ। इस प्रकार यह वर्ग अमीर बन गया। इसके बावजूद पहले तथा दूसरे संपत्ति समूह की तुलना में इनकी सामाजिक परिस्थिति बहुत ही निम्न थी। व्यापार, उद्योग, बैंकिंग आदि पर नियंत्रण हो जाने पर भी दरबार या प्रशासन में बुर्जुआ वर्ग का कोई प्रभाव नहीं था। पहले दोनों संपत्ति समूह उसे हीन समझते थे और राजा उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, इसलिए उनके लिए राज सत्ता हासिल करना आवश्यक हो गया। धर्म नेता तथा नोबल कुल आबादी के केवल 2% थे, किंतु वे लगभग 35% संपत्ति के मालिक थे। किसानों की आबादी 80% थी, किंतु उनके पास केवल 30% संपत्ति थी। पहले दो समूह सरकार को कोई कर नहीं देते थे। दूसरी ओर किसानों पर तरह तरह के कर लगे हुए थे। वे गिरजाघरों और सामंतों को कर देने के साथ साथ सरकार को भी कर, चुंगी कर, भूमि कर आदि देते थे। इससे पता चलता है कि उस समय किसान गरीबी तथा बदहाली से कितने त्रस्त थे। वे पहले दोनों संपत्ति समूहों का बोझ अपने कंधों पर उठाते थे। इन सब हालातों के अतिरिक्त उस काल में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई। 1720 और 1789 के दौरान सभी वस्तुओं की कीमतों में लगभग 35% बढ़ोतरी हुई। फ्रांसीसी समाज के राजनीतिक पहलू, जैसा कि हर जगह
था फ्रांस के जैसा कि हर जगह था, फ्रांस के राजतंत्र में भी राजा के शासन करने का दैविक अधिकार को ही मान्यता प्राप्त थी। लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस पर बोर्बन राजवंश ने शासन किया। राजा ने शासन में आम लोगों को किसी तरह का व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त नहीं था। उनका काम केवल तरह तरह से राजा तथा नोबल वर्ग की सेवा करना था। राजा का हुक्म ही कानून था और राजा के आदेश पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके लिए मुकदमे आदि की कोई जरूरत नहीं होती थी। अलग अलग इलाकों में अलग अलग कानून लागू थे, जिससे भ्रम तथा मनमानी का माहौल बना रहता था। राजा की आय और राज्य की आय से एक ही अभिप्राय होता था, अर्थात सरकार की आय ही राजा की आय होती थी। फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू। लुई 14 के शासन काल में ही फ्रांस के राजाओं ने कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें काफी धन व्यर्थ हुआ। 1715 में लुई 14 की मृत्यु के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। लुई 15 हालात में सुधार लाने के बजाय महाजनों से ऋण लेकर काम चलाने लगा। फ्रांस उस समय कितने गहरे संकट से गुजर रहा था, इसकी व्याख्या लुई 15 की मशहूर कथन मेरे बाद प्रलय, आफ्टर मी, से स्पष्ट हो जाती है। लुई 16 एकदम कमजोर तथा प्रभावहीन राजा था, जिससे फ्रांस की दिवालिया सरकार विरासत में मिली थी। उसकी पत्नी महारानी मारी अंतोनेत अपनी फिजूल खर्ची के साथ साथ एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य के लिए भी जानी जाती हैं। यह वाक्य उत्तर उसने फ्रांस की भूखी जनता के सामने तब बोला था जब खाना मांगने के लिए जनता महल के बाहर इकट्ठी हुई। महारानी ने कहा, यदि तुम्हारे पास ब्रेड रोटी नहीं है तो केक खा लो। यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। आइए अब हम फ्रांस के उस बौद्धिक विकास की विवेचना करें जो अंततः क्रांति की प्रज्वलित शक्ति सिद्ध हुआ। फ्रांस में बौद्धिक विकास का सिलसिला। 18वीं शताब्दी में अन्य यूरोपीय देशों की भांति फ्रांस ने भी तर्क और बुद्धिवाद के युग में प्रवेश किया। उस समय के कुछ प्रमुख दार्शनिक तर्कवादी थे, जिनका यह विश्वास था कि सत्य को तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। इन दार्शनिकों के विचारों का फ्रांसीसी लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा। इनमें से कुछ थे मॉन्टेस्क्यू 1689 से 1755, लॉक 1632 से 1704, वॉल्टेयर 1694 से 1778 तथा रूसो 1712 से 1778। मॉन्टेग्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में यह विचार व्यक्त किया है कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। वह अधिकारों के पृथकीकरण के सिद्धांत और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में था। ब्रिटिश दार्शनिक लॉक की मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं जो किसी भी सत्ता द्वारा हथियाए नहीं जा सकते। ये अधिकार है जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। उनका यह मत था कि जो शासक अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित करे उसे हटा दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर ऐसे शासक को सत्ता सौंपनी चाहिए जो इन अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ हो। फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम स्पीच का समर्थन किया। यह व्यक्तियों के बोलने तथा अभिव्यक्ति के अधिकारों के बीच के भी पक्ष में था। रूसो ने अपनी विख्यात पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। उसका विश्वास था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उनकी अपनी पसंद की सरकार हो।
इन तथा अन्य प्रमुख विद्वानों के विचारों ने फ्रांसीसियों की मानसिकता को झकझोर दिया। इसके अलावा जो फ्रांसीसी लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में अमेरिका की सहायता के लिए भेजी गई फ्रांसीसी फौज में शामिल थे, वे अमेरिका से समानता तथा अपनी स्वयं सरकार चुनने के अधिकार का विचार को लेकर स्वदेश लौटे थे। स्वतंत्रता और समानता के इन विचारों ने फ्रांसीसी मध्यम वर्ग को बहुत प्रभावित किया। अभी तक आपने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई समाज के बुनियादी स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम उस दौरान हुई कुछ मुख्य घटनाओं की चर्चा करें। महत्वपूर्ण घटनाएं। फ्रांस में स्टेट जनरल नाम की एक संसदीय संस्था थी जिनमें तीनों संपत्ति समूहों के प्रतिनिधि थे, किंतु 1614 के बाद उसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। 1778 में लुई 16 को मजबूर होकर परिस्थिति में भेद किए बगैर सभी लोगों पर कर लगाने पड़े। राजा के विलासितापूर्ण खर्चों तथा अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई में सहायता देने के फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार दिवालिया हो चुकी थी। जब धनी नोबल वर्ग पर भी कर लगाए गए तो उन्होंने स्टेट जनरल की बैठक की मांग की, क्योंकि उनका विचार था कि कर लगाने का अधिकार केवल स्टेट जनरल को है। 5 मई 1789 को इस संस्था की बैठक हुई, किंतु पिछली प्रणालियों के विपरीत इस बार तीसरी स्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग की कि सभी संपत्ति समूहों के प्रतिनिधि एकत्र होकर एक सभा के सदस्यों के रूप में मतदान करें, किंतु पहले 2 संपत्ति समूहों के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। एक ही सभा में तीसरी स्टेट के साथ बैठने से पहली 2 स्टेटों ने इनकार कर देने पर राष्ट्रीय असेंबली का गठन हुआ। मध्यम वर्ग के नेताओं और कुछ उदार नोबेल के नेतृत्व में हुई राष्ट्रीय असेंबली की बैठक का कड़ा विरोध हुआ। 20 जून 1779 को जब पेरिस के निकट वर्साई में निर्धारित बैठक के लिए सदस्य पहुंचे तो हॉल पर ताला लगा था और राजा के सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। इस पर राष्ट्रीय असेंबली के सदस्यों ने अपने नेता बेली के नेतृत्व में निकट के ही एक भवन में, जो कि टेनिस कोर्ट था, अपनी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने फ्रांस के लिए नया संविधान बनाने की शपथ ली। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ का बिगुल बजने वाली यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से विख्यात है। 14 जुलाई 1779 को फ्रांसीसी क्रांति की एक अति महत्वपूर्ण घटना घटी। उस दिन एक पुरानी शाही जेल बेस्टाई पर धावा बोल दिया। यह जेल दमन का प्रतीक था। मध्यम वर्ग के कुछ नेताओं के नेतृत्व में पेरिस वासियों की भीड़ ने जेल के फाटक खोल दिए और कैदियों को रिहा कर दिया। इस घटना के पीछे 2 कारण थे। एक था भोजन की कमी और दूसरा था एक लोकप्रिय मंत्री नेकर की बर्खास्तगी। शासक वर्ग, विशेषकर राजा के खिलाफ पेरिस की जनता ने बगावत कर दी। फ्रांस में इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा 1789 से 1791 में ने मानव अधिकारों की घोषणा की। इस सभा में तीसरी स्टेट के प्रतिनिधि तथा पहली 2 स्टेटों के उदारवादी सदस्य थे। इस घोषणा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता तथा मनमाने दंड से मुक्ति की गारंटी का प्रावधान था। इसमें धर्म नेताओं तथा नोबल वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। राजा के शासन करने के दैविक अधिकार की अब कोई मान्यता नहीं रही। कई और महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन भी किए गए। इस घोषणा में कहा गया कि सभी व्यक्ति जन्म से समान हैं और कानून के सामने वे समान रहेंगे। लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने तथा दमन का विरोध करने का अधिकार है। सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व के विचारों को
को इस घोषणा में गौरवान्वित किया गया। स्वतंत्रता और समानता के पुराने सामंतवादी समाज में पाए जाने वाले पैतृक विशेषाधिकारों, दासता, तानाशाही के युग का अंत हो गया। 1791 में राजा ने फ्रांस से भागने का प्रयास किया, किंतु सीमा पर लोगों ने उसे पहचान लिया और वापस लाकर राजा को बंदी बना लिया गया। पेरिस में नई लेजिस्लेटिव असेंबली 1791 से 1792 का गठन किया गया, जिसमें गिरोडियन और जैकोबिन नाम के दो महत्वपूर्ण समूह शामिल थे। ये समूह राजा को देशद्रोही मानते थे और गणराज्य की स्थापना में समर्थ थे। देशद्रोह का अपराधी पाए जाने के बाद 21 जनवरी 1793 को राजा लुई 16 की लोगों के सामने गिलोटीन यानी सिर काटकर हत्या कर दी गई। बाद में उसी वर्ष महारानी मारी अंतोनेत को भी मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया। फ्रांस में आतंक का दौर, रीजन ऑफ टेरर नाम का एक युग आया, जिसमें अनेक नोबेल पादरियों तथा कुछ क्रांतिकारियों को भी मृत्युदंड दिया गया। यह दौर 3 वर्षों तक चला। 1795 में डायरेक्टोरेट की स्थापना की गई। 4 वर्ष बाद 1799 में निकट के एक द्वीप कॉर्सिका में एक युवा सैनिक अधिकारी ने डायरेक्टोरेट का तख्ता पलट दिया। इस युवक का नाम नेपोलियन बोनपार्ट था। वह खुद डायरेक्टर बन गया और उसने फ्रांस में स्थिर सरकार उपलब्ध कराई, जिसकी फ्रांसवासी लंबे समय से कामना कर रहे थे। इस प्रकार डायरेक्टोरेट की सत्ता से हटाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट के समय में फ्रांसीसी क्रांति का पटाक्षेप हुआ। उपरोक्त विवरण से आपको मोटे तौर पर समझ आ गया होगा कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या थी और मानव सभ्यता के विकास में इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस क्रांति ने यूरोपीय समाज के राजनीतिक स्वरूप को बदल डाली। सामंतवाद युग के स्थान पर लोकतंत्र युग का सूत्रपात हुआ। इसी क्रांति के कारण अनेक नए विषय उभरे, जिन पर प्रारंभिक समाज शास्त्रियों ने विचार किया। इन महत्वपूर्ण विषयों में संपत्ति का समूल रूपांतरण भी एक विषय है। राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन से जो सामाजिक अव्यवस्था पैदा हुई, उसने आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित किया। उस समय एक नया सत्ताधारी वर्ग, बुर्जुआ वर्ग उभर रहा था। इस विषय पर अधिक जानकारी अगले भाग में दी जा रही है। आइए नई लहर के बारे में जानने हेतु पहले औद्योगिक क्रांति का विवेचना करें। औद्योगिक क्रांति 1760 के आसपास ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड, फिर अन्य यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों में भी लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में जबरदस्त बदलाव आया। विशेषकर इंग्लैंड द्वारा नए क्षेत्र की खोज व इसके साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप शहरों में विकास के कारण यूरोप में चीजों की मांग बढ़ने लगी। कपड़ा जैसी परंपरागत उपरोक्त वस्तुओं का निर्माण पहले घरेलू स्तर पर होता था। उत्पादन की घरेलू परंपरा प्रचलित थी। इसमें बदलाव आया। नए अन्वेषण। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए औजारों तथा नई तकनीकों का विकास हुआ, जिनसे व्यापक पैमाने पर वस्तुएं तैयार हो सकती थी। 1760 से 1830 के बीच औजारों, तकनीकों और उत्पादन के प्रबंध में कई नए आविष्कार हुए, जिनसे उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आया। इस प्रकार उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली के स्थान पर पूंजीपति प्रणाली विकसित हुई। उद्योगपतियों का वर्ग उभरकर सामने आया, जिसने औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित किया। इस क्रांति के कारण समाज में हाथ से बनी वस्तुओं का पुराना युग समाप्त हो गया और यंत्र निर्मित वस्तुओं के नए युग का आगमन हुआ। जो महत्वपूर्ण यांत्रिक आविष्कार हुए, उनमें से कुछ का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। 1767 में एक अंग्रेज बुनकर जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। यह एक आयताकार सरल मशीन थी। इसमें कई कतुए स्पिंडल लगे थे, जिन्हें एक ही कतई चक्र से चलाया जा सकता था। 1769 में एक अंग्रेज नाई आर्कराइट ने वाटर फ्रेम मशीन इजाद की। यह मशीन इतनी बड़ी थी कि इसे घर में रखना मुश्किल था, इसलिए इसे लगाने के लिए विशेष इमारत की जरूरत पड़ी।
यहीं से फैक्ट्री प्रणाली का सूत्रपात हुआ। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने इंग्लैंड में म्यूल नाम की एक और मशीन बनाई। इसके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त और भी अनेक आविष्कार हुए जिन्होंने यूरोपीय समाज के औद्योगिक विकास में योगदान दिया। समाज और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। समाज की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप अनेक सामाजिक परिवर्तन होने लगे। पूंजीवाद के और जटिल बन जाने पर बैंक, बीमा कंपनियों, वित्त निगम आदि का गठन हुआ। इसके फलस्वरूप औद्योगिक कामगारों, प्रबंधकों और पूंजीपतियों का नया वर्ग उभरा। औद्योगिक समाज में अन्य लोगों की भांति कपड़ा मिल में किसान भी सूत लपेटने लगे। गांवों में खुले वातावरण की बजाय वे तंग और दूषित माहौल में रहने लगे। उत्पादन बढ़ने से जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। इसके कारण शहरीकरण में तेजी आई। औद्योगिक शहरों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। औद्योगिक शहरों में आर्थिक सामाजिक विषमता बहुत अधिक थी। कारखानों के कारीगरों का रोज एक ही तरह का काम करने से मन उचट होता था और उन्हें अपने काम से संतुष्टि नहीं मिलती थी। मार्क्सवादी लहजे में कहा जाए तो कामगार अपने ही श्रम से उत्पादित वस्तुओं से कट गया। मार्क्सवादी लहजे में कहा जाए तो कामगार अपने ही श्रम से उत्पादित वस्तु से कट गया। औद्योगिक समाज में शहरी जीवन एकदम अलग तरह का नीरस जीवन हो गया। परंपरावादी तथा परिवर्तनवादी दोनों तरह के विचारकों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। परंपरावादियों को आशंका हुई कि इन स्थितियों से अराजकता और अव्यवस्था फैलेगी। एंगल्स जैसे परिवर्तनकारी चिंतकों का विचार था कि औद्योगिक श्रमिकों द्वारा सामाजिक परिवर्तन का सिलसिला शुरू होगा। अतः सामाजिक चिंतकों में मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण में भिन्नता थी, किंतु इस बार सभी एकमत थे कि औद्योगिक क्रांति का बहुत जोरदार असर हुआ है। अधिकारों के लिए श्रमिक वर्ग के संघर्ष में निरंतर वृद्धि होती गई। औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण विषय। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने इस क्रांति के जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन किया वे इस प्रकार है। श्रमिकों की स्थिति। कारखानों में काम करके अपनी आजीविका कमाने वालों का एक नया वर्ग उभरा। प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों ने गरीबी तथा बदहाली में अपनी जिंदगी गुजारी। सामाजिक दृष्टि से वे उपेक्षित थे, किंतु साथ ही नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका अनिवार्य थी। इससे वे शक्तिशाली सामाजिक ताकत बन गए। समाजशास्त्रियों ने कहा कि इस वर्ग की निर्धनता स्वाभाविक निर्धनता नहीं बल्कि सामाजिक विपन्नता थी। इसलिए 19वीं शताब्दी में श्रमिक वर्ग नैतिक तथा चिंतन दोनों दृष्टियों से विचार का विषय बन गया। गरीबी का रूपांतरण। औद्योगिक क्रांति के दौरान भूमि पर परंपरागत अधिकार का महत्व समाप्त हो गया तथा धन या पूंजी का महत्व बढ़ गया। नई औद्योगिक प्रणाली में पूंजी निवेश अधिक प्रभावी हो गया। सामंतवादी भूमि स्वामियों का जोर कम होने लगा तथा सत्ता नए पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच गई। अद्यपि इनमें से कई पूंजीपति पहले के भूस्वामी ही थे। फ्रांसीसी क्रांति में भी जिन मुद्दों को उठाया गया उनमें गरीबी एक प्रमुख समस्या थी। सामाजिक व्यवस्था पर उनका पर्याप्त प्रभाव था। गरीबी का सीधा संबंध सदैव ही आर्थिक विशेषाधिकारों, सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक सत्ता से है। संपत्ति के ढांचे में परिवर्तन से समाज के बुनियादी स्वरूप में बदलाव आता है। मार्क्स, तोक्विल, ताइन और वेबर के समय से ही संपत्ति और सामाजिक वर्गीकरण पर संपत्ति का प्रभाव जैसे प्रश्न समाजशास्त्रियों के लिए चर्चा का विषय बने रहे। औद्योगिक नगर अर्थात शहरीकरण का अनिवार्य परिणाम औद्योगिकरण था। उद्योगों के विकास के साथ साथ बड़ी बड़ी बस्तियां, आधुनिक शहर एवं कस्बे बसने लगे। वैसे तो प्राचीन काल में भी रोम, एथेंस आदि नगर थे, किंतु नए नगर जैसे इंग्लैंड का वस्त्र उद्योग केंद्र मैनचेस्टर आदि अपने स्वरूप में प्राचीन नगरों से एकदम भिन्न थे। पुराने नगर सुसभ्य, गरिमा तथा महत्व के लिए विख्यात थे, जबकि इन नए शहरों में दुख और अमानवीयता का माहौल था। नए शहरों के इन्हीं पहलुओं को लेकर प्रारंभिक समाजशास्त्री चिंतित थे। प्रौद्योगिकी और कारखाना प्रणाली।
प्रौद्योगिकी तथा कारखाना प्रणाली पर 19वीं शताब्दी में असंख्य पुस्तकें लिखी गई। परंपरावादी तथा परिवर्तनवादी दोनों प्रकार के विचारकों ने अनुभव किया कि ये दोनों प्रणालियां मनुष्य के भावी जीवन को बहुत हद तक बदल देंगी। प्रौद्योगिकी और कारखाना प्रणाली के कारण बड़ी संख्या में गांवों के लोग शहर में बसने लगे। महिलाएं तथा बच्चे भी श्रमिक के साथ कारखानों में काम करने लगे। इससे पारिवारिक संबंधों में बदलाव आया। कारखानों के शायरन की आवाज लोगों के जीवन की नियंता बन गई। काम पर मनुष्य की बजाय मशीनों का प्रभुत्व हो गया। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि श्रमिक तथा उसके श्रम के उत्पाद के बीच संबंध बदल गया। श्रमिक अब वेतन पाने के लिए काम करता था। वस्तु के प्रति किसी का अपनत्व भाव नहीं रह गया और वह मशीन की उत्पत्ति मानी जाती थी। उस पर फैक्ट्री के मालिक का ही अधिकार था। जीवन तथा काम में पहले की भांति पाए जाने वाला जुड़ाव समाप्त हो गया। मार्क्स के अनुसार मनुष्य मशीन का गुलाम बन गया तथा इसके परिणाम स्वरूप श्रमिक उत्पादन से अलगावित हो गया। समाजशास्त्रियों की राय थी कि उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग बौद्धिक, मानसिक तथा व्यवहारिक रूप से यांत्रिक हो गया था। इन विषयों के बारे में आपको इस पाठ्यक्रम में प्रस्तुत खंड एवं अन्य खंडों की इकाइयों में जानकारी मिलेगी। डखाई, मार्क्स तथा वेबर जैसे अग्रणी समाजशास्त्री इन रचनाओं में से ये विचार बार बार सामने आते हैं। समाजशास्त्रियों की रचनाओं में ये विचार बार बार सामने आते हैं। समाजशास्त्र के उदय की धारा पर लक्षित बौद्धिक प्रभाव। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप समाजशास्त्र का उदय हुआ। इसलिए प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की रचनाओं में जिन विचारों का बार बार उल्लेख मिलता है वह अनिवार्यतः उसी युग से संबंधित है। प्रारंभिक समाजशास्त्र मुख्यतः 18वीं शताब्दी के प्रबोधन के चिंतकों से प्रभावित है। अतः प्रबोधन ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत की उत्पत्ति के अध्ययन का सर्वाधिक उपयुक्त परिवर्तन बिंदु प्रतीत होता है। इस युग के 3 धाराएं प्रमुख थी। पहली धारा थी कि समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत प्रबोधन की परंपरा में हुई। प्राकृतिक विज्ञान की विधियां अपनाते हुए अपने सभी पूर्ववर्ती विचारकों की तुलना से अधिक युक्तिसंगत ढंग से सामाजिक दशाओं का 18वीं शताब्दी के विचारकों ने वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। मनुष्य और उनकी प्रकृति तथा समाज का अध्ययन करने के लिए इन विचारकों ने विश्लेषण के वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। दूसरी धारणा थी कि सामाजिक संस्थाओं तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंध की उपयुक्तता को जांचने के लिए उन्होंने तर्क को मापदंड के रूप में अपनाया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य अनिवार्य रूप से तर्कसंगत है और यह तार्किकता उसके विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता दिला सकती है। तीसरी धारणा थी कि उनका विश्वास था कि मनुष्य उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम है। सामाजिक परंपराओं की आलोचना करके तथा उन्हें बदलकर यह संभव हो जाता है कि वे अपने लिए अधिक मात्रा में स्वतंत्रता हासिल करें, जिसके फलस्वरूप उनकी सृजनात्मक शक्तियों को अधिक व्यवहारिक रूप मिल सकता है। समाजशास्त्रीय चिंतकों ने ऊपर दी गई 3 धारणाओं पर विशेष ध्यान दिया था। इसके अतिरिक्त प्रबोधन युग के बाद की निम्नलिखित 3 अन्य बौद्धिक अवधारणाओं ने भी यूरोप में समाजशास्त्र के उदय को प्रभावित किया। इतिहास का दर्शन, विकास में जीव वैज्ञानिक सिद्धांत, विकास के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत। तीसरा, सामाजिक स्थितियों के सर्वेक्षण। ये 3 बौद्धिक दृष्टिकोण समाजशास्त्र के अग्रदूत सिद्ध हुए और प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की रचनाओं में इनकी पूरी झलक मिलती है। आइए इन 3 अवधारणाओं की संक्षेप में चर्चा करें। इतिहास का दर्शन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इतिहास का दर्शन एक महत्वपूर्ण बौद्धिक दृष्टिकोण बन गया। इस दर्शन की बुनियादी अवधारणा यह थी कि समाज सरल से जटिल अवस्था की ओर बढ़ने में निश्चय ही कई चरणों से होकर गुजरता है। समाजशास्त्र में इतिहास के दर्शन के योगदान का यह संक्षिप्त मूल्यांकन किया जा सकता है। यहाँ संक्षिप्त मूल्यांकन किया जा सकता है। दार्शनिक स्तर पर इस धारणा ने
दार्शनिक स्तर पर इस धारणा ने विकास तथा प्रगति के विचार दिए तथा वैज्ञानिक स्तर पर ऐतिहासिक युगों और सामाजिक प्रारूपों की अवधारणाएं प्रदान की हैं। अब सेंट पियरे एंड गियाम्बातिस्ता जैसे समाजशास्त्रियों ने इतिहास के दर्शन का विकास किया। वे समाज के केवल आर्थिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक पहलुओं के नहीं अपितु समूचे समाज के अध्ययन के लिए विचारशील थे। बोटोमोर 1962 बाद में कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स तथा अनेक विचारकों की समाजशास्त्रीय रचनाओं में भी इस बौद्धिक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। विकास के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत। विकास के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत ने इतिहास के दर्शन के प्रभाव को और पुष्ट कर दिया। समाजशास्त्र विकासवादी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने लगा, जिसमें सामाजिक विकास के प्रमुख चरणों को जानने की कोशिश शामिल थी। इस दृष्टिकोण का स्वरूप जीव विज्ञान की तरह का था, जिसमें समाज की विस्तृत अवधारणा को एक जीव के रूप में माना गया। इसके साथ साथ सामाजिक विकास की सामान्य पदावली निर्धारित करने का प्रयास भी किया गया। हर्बर्ट स्पेंसर तथा दर्खाइम इस प्रकार का चिंतन तथा लेखन करने वाले अच्छे उदाहरण हैं। सामाजिक परिस्थितियों के सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण आधुनिक समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण तत्व है। इसका उदय दो कारणों से हुआ। एक कारण है बढ़ता हुआ विश्वास की एक कारण है बढ़ता हुआ यह विश्वास कि प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन विधियां मानवीय विषयों के अध्ययन पर लागू की जानी चाहिए और ये विधियां लागू की जा सकती हैं। इनके आधार पर मानवीय कार्यकलापों का वर्गीकरण तथा मूल्यांकन संभव है। दूसरा कारण है गरीबी के प्रति चिंता, सामाजिक समस्या, जो इस मान्यता पर आधारित है कि गरीबी प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति है और सामाजिक सर्वेक्षण से इस समस्या का निदान कर पाना संभव है। सामाजिक सर्वेक्षण समाजशास्त्रीय अन्वेषण की एक प्रमुख विधि है। इस विधि का बुनियादी सिद्धांत यह है कि सामाजिक स्थितियों के ज्ञान से ही समाज में मौजूद सामाजिक समस्याओं को समझा जा सकता है तथा समझने के बाद उनके समाधान ढूंढे जा सकते हैं। सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि सामाजिक स्थितियां लोगों के विचारों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। आपने देखा कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में यूरोप में हो रहे कुछ परिवर्तनों ने समाजशास्त्रियों के चिंतन को किस प्रकार प्रभावित किया। इस तरह समाजशास्त्र का विकास अनिवार्यतः समाज के प्रभावित होने वाले महान विचारकों के चिंतन का परिणाम स्वरूप हुआ। आपको औद्योगिक तथा फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण विषयों की समाजशास्त्रीय दृष्टि से जानकारी मिली। हमने यूरोप में समाजशास्त्र के उदय को प्रभावित करने वाले बौद्धिक दृष्टिकोण अर्थात इतिहास का दर्शन, विकास का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत तथा सामाजिक स्थितियों के सर्वेक्षण की भी चर्चा की। शब्दावली। पूंजीपति। उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली में पूंजी अर्थात धन, संपत्ति, औजार आदि उत्पादन के साधनों के स्वामी
वर्ग को पूंजीपति पूंजीवादी कहा जाता है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति जिसमें यह सत्ता सामूहिक रूप से लोगों में निहित रहती है। यह समाज का शासन है जिसमें लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी अधिकारों की समानता दी जाती है। प्रबोधन इनलाइटनमेंट इसका अभिप्राय यूरोपीय इतिहास के उस काल से है जिसमें 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना का प्रभाव छाया था। इस युग में यह विश्वास पनपा कि प्रकृति और समाज दोनों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। इस दौरान मानवीय तार्किकता और प्रगति के विचार विकसित हुए। स्टेट 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रचलित सामाजिक वर्गीकरण की ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज विभिन्न सामाजिक समूहों में बटा हुआ था, जिनके ऊपर अलग अलग कानून लागू होते थे और जिनकी सामाजिक परिस्थितियां अलग थीं। सामंतवादी कृषि क्षेत्रों में भूस्वामित्व की प्रणाली जिसमें दास भूस्वामियों की सेवा करते थे, इसके बदले भूस्वामी दास को अपनी जमीन पर खेती करने का तथा रहने की अनुमति देते थे। उदारवादी लिबरल ऐसा व्यक्ति जो खुले विचारों का है और किसी भी सत्ता अथवा परंपरागत रूढ़िवादिता अर्थात पुराने विश्वासों को वरीयता नहीं देता है। सो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यूरोप में समाजशास्त्र समाप्त हुआ। धन्यवाद।